आईकॉम फर्स्ट ईयर के मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। और इस डेप्रिसिएशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ह्रास। और ह्रास का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। और फिर यहाँ सवाल उठता है कि संपत्ति के मूल्य में कमी मतलब क्या प्रत्येक प्रकार के संपत्ति के मूल्य में कमी? तो आपको पता है जी नहीं, स्थिर संपत्ति के मूल्य में कमी होना ह्रास कहलाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्रास होने के कौन कौन से कारण पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ह्रास की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आज अभी हम लोग संपत्ति पर ह्रास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्रास की जो पहली विशेषता है वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि ह्रास से अभिप्राय संपत्ति के मूल्य में कमी से है। क्लियर है? दूसरा, आप ये जान गए कि संपत्ति में कौन सी संपत्ति, तो दूसरी विशेषता यहीं से निकल कर आ रही है कि ह्रास केवल अस्थाई यानी कि स्थिर संपत्तियों पर लगाई जाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ह्रास की ये दो विशेषताएं आप पहले से ही जान चुके हैं। इसे उम्मीद करते हैं रटने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि ह्रास से अभिप्राय संपत्ति के मूल्य में कमी से होती है। फिर हम ये जानते हैं कि संपत्ति दो तरह के होती है, चालू संपत्ति और स्थिर संपत्ति। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ह्रास केवल अस्थाई संपत्तियों पर लगाई जाती है, चालू संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगाई जाती है। तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई कि ह्रास केवल अस्थाई संपत्तियों पर लगाई जाती है। फिर आप जानते हो कि ह्रास क्यों आता है, तो समय के बीतने के साथ अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, अप्रचलन होने के कारण, ये सभी जानते। इसलिए क्या ये ह्रास एक समय में होता है? तो जी नहीं। आप जानते हैं कि ह्रास धीरे धीरे एवं निरंतर होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे वस्तुओं का प्रयोग होता जाता है, वस्तुएं पुरानी होती जाती है और पुराना होने से इसके मूल्य में कमी आती है और यह कमी होना ही क्या कहलाता है? ह्रास। तो इसकी तीसरी विशेषता यह है कि ह्रास धीरे धीरे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस तरह से अब तक ह्रास की कितनी विशेषताएं हो गई? 3। पहला, ह्रास से अभिप्राय संपत्ति के मूल्य में कमी है। दूसरा, ह्रास केवल अस्थाई संपत्तियों पर लगाई जाती है। तीसरा, ह्रास धीरे धीरे एवं निरंतर होता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अब इसके बाद यह है कि यह संपत्ति के लागत का उसके जीवन काल में विभाजन है। यानी कि ये ह्रास की जो गणना है, आप जानते हैं कि ह्रास व्यवसाय के लिए हानि माना जाता है। अतः इसकी गणना हम कैसे करते हैं, तो उसका जवाब है कि उसकी जीवन काल के आधार पर, क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका मृत्यु एक समय के बाद निश्चित है। उसी तरह से कोई भी जीव जंतु जन्म लिया है तो उसका भी मृत्यु एक समय के बाद निश्चित है। उसी तरह से कोई भी संपत्ति बना है तो वो भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना है, उसका भी एक जीवन काल होता है जिसके बाद वो वस्तुएं खराब हो जाएगा, टूट जाएगा या बेकार हो जाएगा। तो उसी के आधार पर लिखा कि यह संपत्ति के लागत यानी जिस समय हमने उस संपत्ति को खरीदा है और वह कितने वर्षों तक चलेगा, उसी के विभाजन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसका अभिप्राय यही है। तो इसकी चौथी विशेषता है कि यह संपत्ति के लागत का उसके जीवन काल में विभाजन है। फिर यहाँ पर है 5वां पॉइंट कि ह्रास से केवल संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी आती है, बाजार मूल्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु
जिसका आप उपयोग करते हैं उसे आप बाजार से खरीदने जाते होंगे। आपने देखा हो कि किसी भी वस्तु को जब आप बाजार से खरीदने जाते हो तो उसकी कीमत स्थिर नहीं होती है। कभी कभी उसकी कीमत बढ़ जाती है तो कभी कभी कीमत घट भी जाती है। लेकिन वहाँ पर बाजार में वस्तुओं की कीमत में जो कमी आती है वह कमी हानि नहीं कहलाता है, बल्कि यहाँ पर ह्रास का मतलब है कि उस वस्तु के उपयोग होने से पुराना होना, समय बीतने के कारण पुराना हो जाना, या उसके अप्रचलन होने के कारण जब कमी आती है तो उसे हम ह्रास कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ह्रास केवल संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी आती है, बाजार मूल्य से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पांचवा इसका हो गया। छठा है कि ह्रास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त संपत्तियों के लिए किया जाता है। अब आप मूर्त संपत्ति क्या है इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं, ये आप जान चुके हैं कि एसेट्स यानी कि संपत्ति दो तरह के होते हैं। इन दो संपत्तियों में आप जानते हो कि एक होता है चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं करेंट एसेट्स। और हम ये अच्छे तरह से जान चुके हैं कि चालू संपत्तियों पर ह्रास लगाया नहीं जाता है। दूसरा जो संपत्ति होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर संपत्ति, स्थिर संपत्ति को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और आपको मालूम है कि इसी फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थिर संपत्तियों पर ही ह्रास चार्ज किया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्थिर संपत्ति भी दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है मूर्त संपत्ति। मूर्त का मतलब होता है जिसका रंग रूप और आकार होता है ना। तो वैसी संपत्ति जिसका रंग रूप और आकार होता है उसे मूर्त संपत्ति कहते हैं, और वैसा संपत्ति जिसका रंग रूप और आकार नहीं होता है उसे हम लोग अमूर्त संपत्ति कहते हैं। मूर्त संपत्ति के उदाहरण होते हैं बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार। ये सभी ऐसी संपत्तियां हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं और व्यवसाय में लंबे समय तक के प्रयोग के लिए खरीदते हैं। अतः यह कौन सी संपत्तियां हैं? मूर्त संपत्तियां, जिसका रंग रूप और क्या होता है? आकार होता है, हम जिसे देख सकते, छू सकते हैं। तो ऐसी स्थिर संपत्तियों को हम लोग मूर्त संपत्ति कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टांजिबल एसेट्स। और इन्हीं टांजिबल एसेट्स पर ही ह्रास की गणना की जाती है। अमूर्त संपत्ति के उदाहरण होते हैं ख्याति यानी कि गुडविल, इसके उदाहरण होते हैं पेटेंट राइट्स, इसके उदाहरण होते हैं लाइसेंस। और ये सभी ऐसी संपत्तियां होती है जिसका रंग रूप और आकार नहीं होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है। तो यह भी स्थिर संपत्तियों का ही उदाहरण है, परंतु अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसी से आपका यहाँ पर आया कि ह्रास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त संपत्तियों के लिए किया जाता है, और मूर्त संपत्तियों का मतलब हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार एटसेट्रा, ये सभी समझ गए। लेकिन यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि लैंड फिक्स्ड एसेट्स है, मूर्त है, लेकिन लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो कि भूमि की कीमत दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ती ही रहती है, इसलिए इस पर प्रायः ह्रास कम होता है। लेकिन अगर संपत्ति, अगर ज़मीन की कीमत कम हो जाए तो इसे हम ह्रास कह भी सकते हैं। तो ये इसका अपवाद है, लैंड इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार सब आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सातवां में कि ह्रास संपत्ति के निरंतर प्रयोग, टूटने फूटने एवं समय व्यतीत होने पर अप्रचलन के कारण होता है। ये पॉइंट भी आप जानते ही हैं कि ह्रास का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। और क्यों आता है? तो समय व्यतीत यानी पुराना होने के वजह से, टूटने फूटने के वजह से, अप्रचलन होने के कारण से। तो ये आप जानते ही हैं कि ह्रास संपत्ति के निरंतर प्रयोग, टूटने फूटने एवं समय के व्यतीत होने पर अप्रचलन के कारण होता है। फिर है 8वां नंबर में ह्रास अपरिहार्य यानी आवश्यक है, चाहे संपत्ति का प्रयोग सावधानी पूर्वक हो या असावधानी पूर्वक। यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यवसाय
जब स्थापित की जाती है तो व्यवसाय को चलाने के लिए हमें बहुत सारे स्थिर संपत्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, भवन, मशीन, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, टेलीफोन इत्यादि की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। तो उन सभी संपत्तियों को हम कितने भी अच्छे तरह से क्यों ना प्रयोग करें, लेकिन समय बीतने के साथ इसके मूल्य में कमी आएगी ही, है ना। उसमें टूटने फूटने का डर रहेगा ही। हम उसमें जितना प्रयोग करेंगे वो घिसावट या पुराना होता जाएगा ही जाएगा। और ऐसा होना व्यवसाय के लिए हानि है, क्योंकि ऐसा करने से संपत्ति के मूल्य में क्या आती है, कमी आती है। इसीलिए अकाउंटेंसी में यह नियम बनाया गया या गाइडलाइन दिया गया प्रत्येक बिजनेसमैन को कि अगर आपके व्यवसाय में कोई भी स्थिर संपत्ति है तो उसका आप प्रयोग कीजिए या ना कीजिए, कितनी भी सावधानी पूर्वक से क्यों ना करें, लेकिन उस पर आपको हरास चार्ज करना ही है, क्योंकि वह व्यवसाय के लिए हानि माना जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि हरास अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब होता है आवश्यक है, चाहे संपत्ति का प्रयोग किया जा रहा हो या न किया जा रहा हो, हरास वर्ष के अंत में निश्चित तौर पर लगाया जाता है। अब 9वां पॉइंट से पहले आप याद जान चुके हैं कि हरास निरंतर गति से चलते रहता है ना। लेकिन तो निरंतर ये प्रतिदिन प्रत्येक क्षण होता है, तो क्या इसकी एंट्री प्रत्येक दिन करनी पड़ती है? तो जी नहीं, हरास की गणना जो है वह वर्ष के अंत में की जाती है। इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपको बताया गया कि हरास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और अभी तक मैंने हरास की 9 विशेषताएं बताई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हरास की पहली विशेषता है कि हरास से अभिप्राय संपत्ति के मूल्य में कमी है, जो आप अच्छे तरह से जानते हैं। दूसरा, हरास केवल अस्थायी संपत्तियों पर लगाई जाती है। तीसरा, हरास धीरे धीरे एवं निरंतर होता है या प्रत्येक क्षण होता है ना, और यह एक समान प्रक्रिया है, ठीक है। फिर लिखा है कि यह संपत्ति के लागत का उसके बीच जीवन काल में विभाजन है, यानी संपत्ति जब हम खरीदते हैं उस समय हमें कितनी लागत लगी और यह कितने वर्ष तक चलेगा, हम उसी के आधार पर उस वस्तु पर हरास की गणना करते हैं। यह हरास की गणना करने के लिए काम आता है। फिर लिखा गया कि हरास केवल संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी लाती है, यानी जो हम पुस्तकीय मूल्य का अर्थ है कि जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं और उस समय जो उसकी कीमत होती है हम उसी कीमत पर हरास लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब बाजार में उसका मूल्य एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ते और घटते रहता है, उसे हम बाजार मूल्य कहते हैं। लेकिन जब हम हरास की गणना करते हैं तो हम केवल उसके पुस्तकीय मूल्य, यानी उस हरास का जो पुस्तक में मूल्य लिखा रहता है उसी पर हरास की गणना की जाती है। छठा में है, हरास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त संपत्तियों के लिए किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। मूर्त संपत्ति का मतलब अभी मैंने आपको समझा दिया है। और फिर हरास संपत्ति के निरंतर प्रयोग टूटने एवं समय व्यतीत होने पर अप्रचलन के कारण होता है, और हरास अपरिहार्य है, यानी कि आवश्यक है। आप व्यवसाय में अगर संपत्ति खरीदे हो, वह स्थिर संपत्ति है, तो उसे सावधानी या असावधानी पूर्वक जैसे भी उसका प्रयोग करो उस पर हरास लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि व्यवसाय में किसी भी संपत्ति पर हरास व्यवसाय के लिए हानि माना जाता है। अतः हानि की गणना करना आवश्यक होती है, और इसकी गणना कब की जाती है? तो वर्ष के अंत में की जाती है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हरास की जो निकालना है वो हरास निकालने की कितनी विधियां हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, संपत्ति पर हरास लगाने की अनेक विधियां प्रचलित है, और अलग अलग विधि द्वारा निकाला गया हरास भी भिन्न भिन्न होता है। अतः व्यवसाय के स्वभाव, संपत्ति के प्रकार, व्यवसाय की नीति को ध्यान में रखकर हरास ज्ञात किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि स्थिर संपत्तियों के अनेक उदाहरण हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, मोटरसाइकिल, कार, बहुत सारी संपत्तियां हैं, और सभी संपत्तियों का स्वभाव और प्रकार अलग अलग होता है। अतः और व्यवसाय की भी प्रकृति अलग अलग होती है। अतः व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग होने के कारण एवं स्थिर संपत्तियों
का प्रयोग अलग अलग तरीके से होने के कारण ह्रास की गणना की अनेक विधियां यहाँ पर है। अतः ह्रास की निम्नलिखित विधियां प्रचलन में है। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिसका मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे पहला है अस्थाई किस्त पद्धति, दूसरा है क्रमागत ह्रास पद्धति जिसे हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। फिर वार्षिक वृद्धि पद्धति, ह्रास कोष पद्धति, अनुमानित जीवन पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, पुनर्मूल्यांकन पद्धति, रिक्त इकाई पद्धति, मशीन घंटा दर पद्धति, गोलाकार विधि, किलोमीटर वाली पद्धति। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी मात्र 11 विधि लिखा, लेकिन इसकी 18 से अधिक विधियां हैं ह्रास निकालने की। बट आप टेंशन मत लो, क्योंकि इन 18 विधियों में से मैंने 11 का नाम लिखा है, लेकिन पढ़ना आपको मात्र 2 ही है। वह है अस्थाई किस्त पद्धति से ह्रास निकालने की गणना और क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास निकालने की गणना। चूँकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इससे अधिक लंबा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो आज आपको 2 चीज़ बताई गई, ह्रास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और दूसरा बताया गया कि ह्रास की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो ह्रास निकालने की अनेक विधियां हैं, लगभग 18 से अधिक विधियां हैं, जिनमें से मैंने केवल 11 विधियों को लिखा है, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप उससे पढ़ लेना। लेकिन इन 11 विधियों में से आपको फर्स्ट ईयर में केवल 2 ही विधि पढ़ना है, अस्थाई किस्त पद्धति और दूसरा क्रमागत ह्रास पद्धति। तो प्यारे स्टूडेंट, कल के वीडियो में हम लोग अस्थाई किस्त पद्धति से कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ह्रास की पढ़ेंगे। यानी कि आज तक आपको जो भी वीडियो भेजा गया वो ह्रास चैप्टर से थ्योरी था।